जो टैक्स है ना, व्हाट आई अर्न व्हाट आई कंज्यूम, टैक्स इज चार्ज ऑन दैट। लेवी हमेशा गुड्स के ऊपर होता है, इनकम के ऊपर नहीं। एक आम आदमी कौन कौन से टैक्सेस पे करता है नॉर्मल रूटीन में, चाहे वो बिजनेसमैन है या एक आम आदमी है? जो FBR है उसकी डोमेन के अंदर आती है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990 रेड विद रूल्स एंड आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये चीजें आती हैं। ठीक, और कस्टम भी एक टैक्स की फॉर्म है। अब जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है दैट्स फॉर द प्रोविंसेस। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, लोग ये समझते हैं कि हम अगर फाइलर बन गए तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या चीज़ है? लोग कहते हैं सर वो बस एनटीएन हो जाए। अब भाई एनटीएन से मसला हल नहीं होता। एनटीएन बनाना एक अलग चीज है, फिर फाइलर बनना अलग चीज है। अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी है पर मंथ, तो क्या हर महीने मुझे उस पूरे 10 लाख का 35% पूरा देना होगा? गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई इसने तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अब इसको नहीं छोड़ना। उन्होंने एक स्लैब क्रिएट कर दी, उन्होंने सुपर टैक्स का रेट लगा दिया। कौन कौन से बेसिक लॉज हैं जो टैक्सेशन को डील करते हैं? आपने जो फाइल किए हैं, मगर कुछ दिनों के बाद हमें पता चला है कि आपके फिलहाल अकाउंट है बैंक में, उसमें इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपने अपना असेट्स कंसील किए हैं, तो कंसीलमेंट है मिस डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स का 111 का नोटिस आता है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सब, चाहे वो दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे कर रहे होते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट पे, किसी ना किसी सर्विस पे, इनकम पे, चाहे हम फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, डायरेक्ट टैक्स पे करते हों या इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी मद में टैक्स पे कर रहे होते हैं, चाहे हम फाइलर ना भी हों तब भी। इसलिए हमें टैक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले भी सेशन किए हैं टैक्सेशन पे, डिफरेंट चीज़ें जानी हैं हमने ऑलरेडी डिफरेंट पॉडकास्ट में टैक्स के बारे में, और आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े थे एडवोकेट गुलशेर मारी बलोच साहब, जो कि टैक्स के एक एक्सपर्ट हैं, और हमने कुछ और मज़ीद चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश की। हमने जानने की कोशिश की फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, एनटीएन क्या चीज़ होती है, फाइलर के फ़ायदे क्या हैं, नॉन फाइलर के क्या नुकसानात हैं, एनटीएन क्यों बनाना चाहिए, इसके अलावा नोटिसेस अगर आपको रिसीव होते हैं तो उस सूरत में क्या करना है, या टैक्सेबल इनकम्स क्या होती हैं, मतलब कौन कौन सी इनकम होती है जो टैक्सेबल हो, और क्या क्या आपको डिडक्शन मिल सकती हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कौन से मेजर लॉज हैं जो कि टैक्स को रेगुलेट करते हैं, टैक्स को डील करते हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें हमने आज उनसे जानी हैं। तकरीबन 6 साल से ज़ायद उनका एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वॉच टिल द एंड, लर्न एंड एंजॉय। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाए। वी आर वेरी हॉनर्ड कि आप यहाँ पे आए। मेरा सवाल आपसे ये है सबसे पहले कि क्योंकि आप भी टैक्स का काम करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, मल्टीनेशनल्स, बिग नेम्स, वो वकीलों को हायर करती हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। मे बी सम टाइम इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होता और वो अच्छी खासी फ़ीस दे रहे होते हैं वकील को, तो ये क्या रीज़न है कि वो वकील को अच्छी खासी फ़ीस दे देंगे बट टैक्स को बचाना चाहेंगे? अच्छा, इसके टैक्स की जो बेसिकली बड़ी कंपनीज लॉयर्स को ज़्यादा फीस क्यों देते हैं? आप कहते हैं उसकी जगह जैसे नोटिस आ जाए आप उनको पैसे दे दें, आप टैक्स जमा करा दें, लिटिगेशन में ना जाए, वकीलों को फीस ना दें, इस तरह नहीं होता। बेसिकली जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें तो एग्जैक्टली टैक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब आपको मैं आपको एग्जांपल दूँ FFC की, फौजी फर्टिलाइज़र की, उनका टैक्स जो है ना अभी फंसा हुआ है डिपार्टमेंट का, उसमें थोड़ा सा इशू है GIDC एक्ट का, उसमें सेस का इशू है। अब 72 करोड़ की अमाउंट है, 72 करोड़ की जो अमाउंट है वो ट्रिब्यूनल से तो हो गया डिसाइड, अब हाई कोर्ट में पेंडिंग, आई थिंक सो। अब 72 करोड़ अगर आप जेब से निकाल के दे देते हैं, आप उसकी बजाय आप एक वकील को 5 करोड़ देते हैं, तो वो कम से कम आपको स्टे तो लेके देता है। अच्छा सर, ये टैक्स होता क्या है और हमें टैक्स क्यों पे करना चाहिए? जस्टिफिकेशन क्या है कि किसी एक की वेल्थ लेके आप किसी दूसरे को दे दें विदाउट उसके कंसेंट? अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर आर 2 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर सर्टेन, एक है डेथ, अनदर इज अ टैक्स। एक मौत और टैक्स। तो टैक्स तो आपने देना है, हर हाल में देना है जब तक जिंदा है। अच्छा, मरने के बाद भी कुछ मामला आता है, टैक्स की लायबिलिटी इस्टेब्लिश होती है तो लेना होता है, ठीक है, ये नहीं कि मरने के साथ टैक्स खत्म हो जाएगा। तो टैक्स इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, देखिए स्टेट खुद तो अर्न नहीं करती,
जहाँ जो गवर्नमेंट है वो कहीं किस तरह कहाँ से पैसे लाएगी, इस जितना आपका स्ट्रक्चर है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर है, आपके रोड्स हैं, जितना निज़ाम है ये आपके टैक्सेस से चलता है। ये आप टैक्सेस पे करते हैं, इसको ये सारा टैक्स जाता है, आपका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर। उसके बाद फिर ये बजट की फॉर्म में आपके पास आता है, ठीक है। वो पूरी एक बैलेंस शीट बनती है, एनुअली फिस्कल ईयर में डिसाइड होता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतने हमारे लॉसेस हैं, इतनी चीज़ें हमारे डिप्रिशिएट हुई हैं, हमने इतने पैसे दिए हैं, इतना हमारे पास डेट था, सर्कुलर डेट कितना दिए हमने, अभी कितना हमने देना है, हमारे अपने एक्सपेंडिचर कितने थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब कोई नवाज शरीफ या जरदारी साहब या ये कोई को पर्सनल कैपेसिटी में तो अर्न नहीं करेंगे स्टेट के लिए। स्टेट के लिए हम लोग जो हैं स्टेट को चलाते हैं, वी पे टैक्सेस, द सिस्टम रन्स, ठीक है। तो इसलिए टैक्स जो है हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। टैक्स ना देना एक फिर हमारे पे डिफ़ॉल्ट बन जाता है, हमारे ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज है। टैक्स की जरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस किसी हद तक आपस में क्लैप्स करती है, क्योंकि टैक्स ना देना क्राइम है, ये सिविल रॉन्ग नहीं है, ये क्रिमिनल रॉन्ग है कि आपने टैक्स नहीं पे किया तो आपने एक क्रिमिनल लायबिलिटी अपने ऊपर कन्वर्ट कर ली, ठीक है। तो टैक्स देंगे तो निज़ाम चलेगा। अब आप मोस्टली पीपल गिव एग्जांपल ऑफ यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज, द व्हाई दे आर ग्रोइंग एंड दे आर प्रॉस्पर एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज, बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड, दे पे टैक्सेस, दे पे मोर टैक्सेस। हाँ, पर ये वहाँ पे है कि सिस्टम वहाँ पे बड़ा एक अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। इन एक्सचेंज दे आर गिवन, आपके पब्लिक गुड्स उनको मिलती हैं, हेल्थ सर्विसेज उनके लिए फ्री है, मतलब वेलफेयर स्टेट का एक स्ट्रक्चर है। कहने का मकसद ये है, अगर इफ़ वी डोंट पे टैक्स तो हाउ वी कैन सर्वाइव। सर, यूटिलिटेरियन के जो जूरिस्ट हैं, ये इस तरह के लोग हैं, वो एक मिसाल देते हैं, या हम जो लॉ में जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि हम डकैत की और टैक्स ऑफिसर की मिसाल हम पढ़ते हैं कि देखें दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक का काम इलीगल, दूसरे का काम लीगल। जैसे कि एक डकैत है, वो किसी को गन पॉइंट पे आके अगर उससे पैसे लेता है जो कि उसने कंसेंट नहीं किए, दैट इज़ क्राइम। बट वही अगर स्टेट आके कर रही है तो दैट इज़ जस्टिफाइड। व्हाई? अच्छा, अब इसमें मैं आपको फ्रांस के जो इनकलाब है ना, उसमें एक ये भी एलिमेंट था कि उसमें एक स्टोरी आती है कि द टैक्स ऑफिसर विजिटेड वन सिटीज़न। सिटीज़न का कॉन्सेप्ट तो वहाँ नहीं था, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, वहाँ कुछ और सिस्टम था। तो द person to whom, the taxpayer to whom he went for collecting tax, he was absent. So her wife was there. The officer asked कि आप जो हैं अभी आपका हस्बैंड किधर है, हम जो है अपना कलेक्शन के लिए आए, ठीक है, रिकवरी करनी है। उन्होंने कहा तो नहीं। तो उनके हाथ में कोई बर्तन था, वो बर्तन उनसे ले रहे थे, और वो बर्तन जो जिस तरह उस दैट्स रिटन इन अ बुक, दैट्स इन यूरोप, फ्रांस के इनकलाब के ऊपर किताब है पूरी एक, ठीक है, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप। उसके अंदर फ्रांस का एक पूरा इनकलाब के अंदर प्री डोमिनेटिंग चैप्टर, उसके जब ज़बरदस्ती इंस्पेक्टर ने फोर्स किया तो उनकी जो उंगली थी हाथ राइट हैंड की वो कट पड़ी। तो वो क्यों का किया जा रहा था उस टाइम? फ्रांस के हालात बहुत ख़राब थे, निज़ाम चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो निज़ाम को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और वो किसी तरह से भी। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान की मिसाल मैं दूँ, यहाँ पे एक रिकवरी हुई है 2020 की, मैं आई डोंट लाइक टू नेम दैट रिकवरी। तो 2 बजे आर्डर होता है, 3:30-4 बजे FBI जाके उनके अकाउंट अटैच कर देते हैं। तो डकेट आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स, ठीक है, मगर दे आर ऑफिशियली sanctioned. No, I am not using the case. Obviously, I understand that is tax something officers, FBR is officially sanctioned, and they are authorized and empowered to asking people for giving them tax, issuing notices, and collecting revenue, and even they are authorized to arrest people. They are authorized to attach their accounts. They are authorized to attach their property. ठीक है, तो एंड दे आर अथोराइज्ड टू स्टॉप द ट्रांजैक्शंस, एंड लीगली दे डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग लॉ। देयरफॉर यू हैव सीन देयर इज अ वन पर्सन इन दिस यूनिवर्स, दैट्स लॉयर, टू होम द पुलिस ऑफिशियल्स, FBI officials, custom officials,
they at a certain extent feel insecure and afraid of, because they know more law than those officials. अच्छा सर, we have different terms such as tax, levies, duties, cess. So are they all same, or there is something different amongst those? Basically, terms of the syntax, they are different, but the purpose is same. Technicality, utility, and collection method and nature of activity and service is different. Like, अच्छा, एक आम आदमी को समझने के लिए, मैं जस्ट आम आदमी, ज़रूरी नहीं है कि सारे यहाँ लॉयर्स देख रहे हो, आम आदमी इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करे? अच्छा देखो, जो टैक्स है ना, व्हाट आई अर्न, व्हाट आई कंज्यूम, टैक्स इज चार्ज ऑन दैट. Like, you are running an office, you are running a company, you are a landlord, you are agriculturalist, and you hold a company. आप तो कुछ ना कुछ या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो लगेगा वो आपका होगा टैक्स. अच्छा, अभी जो सेस है, सेस ये है कि एक पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है. जिस तरह आपका JIDC जो सेस एक्ट है, उसके अंदर कुछ कंपनीज़ के नाम हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है. सेकेंडली हम आ जाते हैं लेवी के ऊपर. लेवी हमेशा गुड्स के ऊपर होता है, इनकम के ऊपर नहीं. आपके ऊपर लेवी नहीं लगेगा, लेवी हमेशा गुड्स के ऊपर लगेगा. और ड्यूटी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेज पे लगती है. आप पे ड्यूटी नहीं लगेगी, मुझ पे ड्यूटी नहीं लगेगी. द पर्सन हु इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, he or she is liable to pay the duty. इसी तरह गुड्स की जो है एक्टिविटी के ऊपर, वहाँ पे लगेगी आपकी लेवी. सो और फीस जो है, फीस हमेशा लगती है व्हाट यू डू इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज. आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो आप फीस ले रहे हैं. अब फीस के, अब यहाँ पे इंडिविजुअली फ़ीस ले रहा है, गवर्नमेंट भी किसी स्टेज पे फ़ीस लेती है. अच्छा, उसका मूड डिफरेंट होता है. तो फ़ीस थोड़ा सा, इसको ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं जो काम करता हूँ किसी बंदे से फ़ीस ले रहा हूँ. ये आप ले रहे हैं ना. गवर्नमेंट जब आपसे कोई फ़ीस लेगी, जिस तरह आप देखें कि कुछ कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी फ़ीस कलेक्शन होती है. वो फ़ीस कलेक्शन उनकी बेसिकली वो इनकम होती है. अच्छा, उस फीस के ऊपर वो फिर जो है आपके ऊपर क्या देते हैं, टैक्स देते हैं. ठीक है, तो ये इनका, इसमें मुशीर आलम की एक जजमेंट है, देन आई विल गिव यू साइटेशन लेटर ऑन, उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस्ड है. अच्छा सर, जैसे हमने भी टर्म्स डिस्कस की, इसी तरह से हम टैक्स की बहुत सारी फॉर्म देखते हैं. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी कौन कौन से टैक्सेस पे करता है नॉर्मल रूटीन में, चाहे वो बिजनेसमैन है या एक आम आदमी है. और उसके अलावा जो हमारे पास टर्म्स होती हैं काफ़ी सारी, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, या ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़. व्हाट इज़ द डिफरेंस, फ़र्क क्या है सब में? बेसिकली इसको हम पहले भी हल्का सा टच दे चुके हैं. बेसिकली जो FBR है उसकी डोमेन के अंदर आती है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990 रेड विद रूल्स, एंड आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और ये चीज़ें आती हैं. ठीक, और कस्टम. ठीक, कस्टम भी एक टैक्स की फॉर्म है. अब जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, दैट्स फॉर द प्रोविंसेस. ठीक है, बेसिकली हुआ ये कि पहले ये सारा काम FBR खुद करता था. इन द वेक ऑफ द 18 अमेंडमेंट क्या हुआ कि कंकरेंट लिस्ट जो थी वो डिवॉल्व हो गई, नीचे आ गई. ठीक है, तो जब जो मिनिस्ट्रियाँ, जो आपके इंस्टीट्यूशंस सूबों के पास आ गए, लाजमी उनको भी वो टैक्स कलेक्शन होगी. अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये हो सकता है कि सर फिर अगर वो यहाँ आ गई तो फिर सूबों में तो सूबे खुद करें. ऐसा नहीं होगा. फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पूरी एक स्ट्रक्चर है टैक्स का, तो कौन सा प्रोविंस कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट करेंगे और फेडरल कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट करेगा, दैट्स वेरी क्लियरली डिमार्केटेड. तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इनकम. इनका मतलब मैं एक होटल चला रहा हूँ. अच्छा, मेरी जो इनकम है उसके ऊपर एनुअली मैं अंडर इनकम टैक्स मैं फाइल करूँगा, मगर मंथली मैंने SRP में अपनी रिटर्न फाइल करूँगा. सेल टैक्स नहीं दूंगा मैं. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज इन प्रोविंसेस एंड सेल टैक्स का जो डोमेन है जनरल, जो फेडरल करता है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है. अब एक्टिविटी को, अच्छा मोस्ट ऑफ टाइम, अच्छा ये बात लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज किस तरह. अब NTS की मिसाल मैं आपको दे दूं. NTS फेडरेशन में बैठा हुआ, ठीक है, अब वो
इस्लामाबाद के अंदर भी अपनी व्हाट इज एनटीएस? नेशनल टैक्स नेशनल टेस्टिंग जो आपका है सर्विसेज, ये एनटीसी इज फेमस टेस्टिंग, हाँ ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे मुल्क में सर्विसेज देता है। अच्छा, अब वो सिंध में जब सर्विसेज देगा, जो यहाँ से कलेक्शन होगी उसने अपनी सिंध की जस्डिक्शन की जो अर्निंग है उसके ऊपर, सर्विस के ऊपर जो टैक्स देना है वो सार्वी में देगा, इस तरह पंजाब में देगा। अब ये सारे साल का फिर जो होगा इसने उधर भी देना है अपनी इनकम के ऊपर। अच्छा, सर्विसेज जो हैं ये भी सेल टैक्स के अंदर आती हैं, एसटीए के अंदर, मगर हुआ ये, सेल टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ, हुआ ये कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो सर्विस सेक्टर था जो डिवॉल्व होकर यहाँ आ गया, उस पे हर सूबे ने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। जिस तरह आपका एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इसी तरह पंजाब का है पंजाब रेवेन्यू बोर्ड, इसी तरह आपका बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड है बीआरए, और केपीआरबी उनका भी अपना है। तो सर्विसेज हैं, जिसे मैं आपको सैलून का कह दूं, आपका एजुकेशन सेक्टर कह दूं, हेल्थ की सर्विसेज कह दूं, आपके होटल्स कह दूं, आपके रेस्टोरेंट्स कह दूं, ठीक है, ये जितनी भी सर्विसेज सेक्टर है उसके ऊपर आपका सेल टैक्स एंड सर्विसेज लगता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स आपकी इनकम के ऊपर आएगा, सेल टैक्स आपकी सेल परचेज हो गया, व्हाट यू कंज्यूम। जैसे बिल गेट्स ने कहा है कि डोंट चार्ज व्हाट आई अर्न, चार्ज व्हाट आई कंज्यूम। तो उसने कहा कि मैं तो, मुझसे तो वैसे आप ले लेते हैं, मैं व्हेनेवर आई गो टू शॉप फॉर एनी काइंड ऑफ शॉपिंग ऑटोमेटिकली टैक्स चार्ज हो जाता है। अब मैं जो अर्न करता हूँ उस पर तो ना लेना, मतलब मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं सपोज मैं 10 रुपये की अर्निंग की है, शाम को मैं होटल पे गया, खाना खा के आ गया, आपने तो वन वे अदर टैक्स ले लिया, फिर आप कहते हैं दूसरे दिन कहते हैं मुझे टैक्स दो। सो वो कहता है कि व्हाट आई अर्न डोंट चार्ज, व्हाट आई कंज्यूम चार्ज इट। दुनिया के अंदर बेसिकली ये प्रिंसिपल है। अच्छा सर, वकला भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो क्या वकला पे भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एप्लीकेबल है या नहीं? एग्जैक्टली है, वकला के ऊपर है। अब वकला कह रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए, हम पे नहीं लग रहा, ये है कुछ तरह स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ चीज़ें पेंडिंग है लिटिगेशन में, आई थिंक हाई कोर्ट में, हाँ स्टे चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि सर्विसेज है, एजुकेशन हो, टेक्निकल सर्विसेज हो, हेल्थ की सर्विसेज हो, वकील। देखिए लॉ, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ का मकसद ये है कि एवरीबडी इज़ इक्वल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ। अब उसमें कंट्राडिक्शन ये आती है कि एक बंदा है या एक क्लास है, एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट उसको एग्जेम्पशन दे दिया। अब सावरन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट, बेसिकली जो टैक्स का काम है ना, ये स्टेट इज ऐसी एक चीज़ है जो इनविजिबल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सामने। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी डेफिनेशन में भी यही आती है, ऐसी बॉडीज जो कि टैक्स चार्ज करती हूँ, दे आर द स्टेट। हाँ, स्टेट इंस्टीट्यूशन उसे क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर। इस पर अपना आपका है ना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स, बहुत बड़ी एक जजमेंट है जिसमें ये डिस्कशन की गई है पूरी, कैबिनेट, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग, मगर वो है। अच्छा सर, नाउ हमारे पास टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2025 आई है, इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, मैं ब्रीफ से जानना चाहूँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इसमें ना 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने दे तो दी ऑर्डिनेंस, चलो दे सकते हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ऑर्डिनेंस दिया जाए। बेसिकली टैक्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इज़ अ वेरी सीरियस and very technical and discussive, and it demands very very intensive and comprehensive discussion on this issue कि हमने ये टैक्स क्यों लगाना है, अगर हमने कोई इंसेशन करनी है। इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो आप समझे कि एक दुखती रह गया है टैक्स फेयर की। मतलब अगर कमिश्नर अपील का ऑर्डर आ गया, सपोज करें, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक रिसेंटली एक अपीलेट ट्रिब्यूनल से एक फ़ैसला आया, उस फैसले करने के बाद ही जो है लेटर लिखा गया है बोर्ड को कि आप रिकवरी करें। अब ये अफेक्ट, मेरे ख्याल में ये पहला अफेक्ट होगा कि यहाँ से रिकवर हो गई चीज़। पहले ये होता था कि एक नोटिस जाता था 138 का टैक्स पेयर को कि आप 30 डेज़ के अंदर अपना टैक्स जमा कराएं। 30 डेज़ जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाते थे तो फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप 138 से आगे जाएंगे, अब 137 138 से आगे जाएंगे। अभी प्रॉब्लम यहाँ होगी कि आपने ये बताना नहीं, आपको जैसे हो गया आप चल के जाके उससे रिकवरी करेंगे। मतलब यहाँ पे जो नोटिस का जो है वो दैट इज़
ये आपका माइनस हो गया। तो ये हम समझते हैं कि ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो आप ऑफिसर्स को वहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें ठीक है, अपीरेंटली इट लुक्स ब्यूटीफुल एक्ट एंड ब्यूटीफुल स्टेप to collect and to keep a watch on a taxpayer, especially on his activities. But हमें ये लगता है कि इससे चीज़ और ख़राब होगी। होता ही है कि जब आप बेसिकली FBR का लॉ तो बड़ा खूबसूरत है, इनकम टैक्स आर्डिनेंस, आप जो फिस्कल स्ट्रक्चर है पूरा बड़ा खूबसूरत है। अब उसमें जो ह्यूमन सोर्स बैठा हुआ है ना, वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी। उनका जो एक इंडिविजुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स कलेक्शन, टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल स्ट्रक्चर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो आपका टैक्स लॉज अमेंडमेंट आर्डिनेंस 2025 है, इसके अंदर ज़्यादातर ये होगा कि इस लॉ का मिसयूज़ होगा। अपीरेंटली तो इतना इशू हमें नज़र नहीं आ रहा, मगर इस मिसयूज़ होगा क्योंकि वहाँ में एक प्रिज्यूम्ड एक कॉरिडोर बनाया गया है कि आप जब दिल करे आप बेसिकली होगा उनके साथ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो वाकई ही नहीं देते। अच्छा, इसमें थोड़ी सी दूसरी साइड भी है कि फिर वो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जब आपके ऊपर 74 करोड़ का टैक्स जो है, या अभी रिसेंटली मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ATR का, इसमें 24 करोड़ है। अच्छा, अब इसमें है क्या प्रॉब्लम, क्या आ रही है कि टैक्स बनता था, इन्होंने टैक्स देने के बजाय उनकी टैक्स रिटर्न थी वो एक बार नहीं किया, 3-4 बार उन्होंने किया है कि डबल उन्होंने कोई एक चीज़ मखसूस वो अपनी डिमांड कर ली, जिससे आपका टैक्स कम हो जाता है। तो उन्होंने जब ये अपना आर्गूमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये हमसे गलती से हो गया, तो फैसले करने वाले ने कहा कि गलती ठीक होती है एक बार, मगर हम आपका जब ट्रेस आउट करते हैं हिस्ट्री को तो हमें लगता है कि आपने 3-4 बार जो ये काम किया, तो मेहरबानी करके आप कोई गलती वाले हैं नहीं, आप बिल्कुल तैयारी से करते हैं और बैठ के एतमाद से चीज़ों को प्री प्लान करते हैं। सो आपके ऊपर जो पेनल्टी है और जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो लगेगी और रिकवरी भी होगी और जल्दी होगी। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि सबको फाइलर बनाया जाए। ये फाइलर होता क्या है और उसका मकसद क्या है? अच्छा, इसमें टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। लोग ये समझते हैं कि हम अगर फाइलर बन गए तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि इफ़ आई डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेइंग टैक्स, सो व्हाई शुड आई फाइल टैक्स, व्हाई शुड आई फाइल रिटर्न्स एनुअली, इट्स अ काइंड ऑफ बर्डन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाजम नहीं है कि अगर आप टैक्स में स्लैब में आते हैं तो आप फाइलर बने, नहीं है तो आप नहीं बनेंगे। मैनी पीपल ऑन डेली बेसिस आस्क अस दिस क्वेश्चन, मगर प्रॉब्लम ये है कि स्टेट सिर्फ इतना चाहती है, गवर्नमेंट इतना चाहती है कि हमारे जो सिटीज़न हैं, हमारे जो बच्चे हैं जिनका हम ख्याल करते हैं, जिनको हम सर्विसेज देते हैं, गुड्स की फार्म में आपको हेल्थ है, सिक्योरिटी है, हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं रात दिन, तो उनको भी कुछ चाहिए, पैसे चाहिए चलाने के लिए। तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना कहें कि अगर आप के पास नहीं है ना तो हमें बता दें नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली इंटेंसिफिकेशन ये हुई थी, ये टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि कुछ लोगों की इनकम नहीं है, फिर भी उनके सीनियर्सी के ऊपर बहुत सारी बेनामी की प्रॉपर्टियाँ सेल परचेज़ की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बेशक आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आपको हम क्या कहते हैं, आपका टैक्स नहीं बनता तो ना दें, मगर आप अपनी हर चीज़ हमारे सामने डिक्लेयर करके रखें तो आप एंटिन बनाएं। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, यू एंड मी एंड वी आर सिटिंग हेयर and you want to establish and register, start and execute a kind of business, so definitely your first step is to get generated your NT, and उसके बाद ही कंपनी की स्टोरी आएगी ना। मगर दूसरा मैं हूँ, अब मैं हूँ एक आम किस्म का सेठ बंदा, मैं कहता हूँ कि सिस्टम वैसे चले। अब मैं क्यों चला रहा हूँ इस तरह, क्योंकि मैं इसे खा चुका हूँ, इसे कर चुका हूँ। तो रियासत ये कहती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर पेपर बेच रहे हैं, आप पेपर नहीं भी बेच रहे तो आप अपनी चीज़ें डिक्लेयर क्यों नहीं करते? डिक्लेयर करने में कोई गुनाह है क्या?
यार बता देना मेरी, सपोज़ करें अगर अर्निंग 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 पर मंथ अगर मेरी बन रही है तो साल पे कितना बनेगा मेरा? 2 लाख बनेंगे। 2 लाख ये और 2 मंथ के ऊपर डाल दें, कितने होंगे? 40। 2 लाख चले तो टैक्स तो नहीं लगता ना। तो वो डिक्लेयर करके एनुअली फाइलिंग करने में क्या मसला है? अभी इसलिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप ना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ना बेच सकते। आप हैं ही ना, आपको जरूरत ले ही नहीं सकते। ले भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। आप बाहर जाने के लिए भी अभी लाजमी हो गया है कि आप फाइलर होने चाहिए। अब अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है। एनटीएन, अच्छा मैं, लोग कहते हैं सर वो बस एनटीएन हो जाए। अब भाई एनटीएन से मसला हल नहीं होता। एनटीएन बनाना एक अलग चीज़ है, फिर फाइलर बनना अलग चीज़ है। फाइलर बनने के बाद भी अगर आपने फाइलिंग कर ली, अच्छा आपने लेट कर लिया, आपने सरचार्ज चालान फिल नहीं किया, तो आप तो नॉन फाइलर हैं। स्टेटस चेक करेंगे। अब फिर आप जाएंगे कहीं, आप कहेंगे आप तो वो, क्योंकि अभी सिस्टम इंटीग्रेट हो गया। आपका एफबीआर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपका स्टेट बैंक और आपके नादरा जो है इंटीग्रेट हो गया। नादरा से उन्होंने सारा डेटा ले लिया। जब भी एफबीआर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक अ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, तो वो सबसे पहले लिखते हैं नादरा को कि आप हमें इस चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चीज़ें हमें दें, या उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सारी चीज़ सामने आ जाती है। अच्छा एक मज़े की मैं आपको स्टोरी बताऊँ। एक बंदा था, वो मतलब बड़ा अपने को चालाक समझता है, वो चीज़ें ले रहा था, अपना सिस्टम चला रहा था। उसने कहा था मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, मेरा अकाउंट तो खाली है। अब उसे ये पता नहीं था कि जिससे वो चीज़ें लेता था, ये यहाँ से चीज़ें परचेज करता था, वो तो सेल कर रहा था ना, वो अपनी सेल में इसका नाम लिख रहा था। अच्छा वो अपनी सेल में जो नाम लिख रहा था कि वो उसका सिस्टम इंटीग्रेटेड था पॉइंट ऑफ सेल के साथ, जो भी था। तो जब इसके सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि जो आपका सीनियर नंबर है, ये आपका एंटी नंबर है। आप ये चीज़ भूल जाए कि एफबीआर को पता नहीं, एफबीआर को सब पता है। एफबीआर के पास बीडीएन के भी इख्तियारात हैं कि आप बने ना बने फाइलर, वो आपको खुद भी फाइलर बना लेंगे, खुद भी आप कैंटीन बना देंगे। ये भी उनके पास सिस्टम है। हम तो ये पोर्टल पे जाके थोड़ा कुछ देखते हैं ना, उनके पास समझो कि ये हमारे पास सिर्फ 2-3% का एक सामान है, नज़र आता है हमें। 95% चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो उनके पास एक्सेस है। तो एनटीएन बनता है। एनटीएन में वैसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका सीनियरसी चाहिए, आप जहाँ रहते हैं आपका एड्रेस चाहिए, और आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वो किसकी ओनरशिप चाहिए। बस ये चीज़ें, फिर आपका एनटीएन बन जाता है। फिर जब एनटीएन बनने के बाद अपनी फाइलिंग करते हैं तो उसमें आप अपनी इनकम शो करते हैं कि आप अर्न क्या करते हैं। उसके बाद 160 जो है अपना वेल्थ स्टेटमेंट है, उसमें अपनी जितनी भी आपके सेट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं आप कि मेरे पास ये है, मेरे पास सोना है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास गाड़ी हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है वो वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं। फिर आप बताते हैं कि जब आपकी इनकम है, नेचर ऑफ़ इनकम के साथ आप चीज़ें ऐड करते जाते हैं, तो आपकी टैक्स की चार्जेबिलिटी ऑटोमेटिक बनती जाती है। अब आपको जो इनकम आ गई, फिर आपने अपने, अच्छा 2 किस्म के एक्सपेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपकी अपने अखराजात भी हैं पर्सनल, ठीक है, और जो इनकम आप किसी दुकान से, किसी छोटी बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, उस बिजनेस को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस आता है वो आपको अलग होते हैं, जिसको हम एक्सपेंडिचर अलाउंस कहते हैं बिजनेस के लिए। वो माइनस होंगे, उसके बाद ही टैक्सेबल इनकम होगी, जो बाद में फिर जो बचेंगे फिर आपने अपने एक्सपेंसेस में ख़त्म करने हैं। ये नहीं है कि आपको जो पैसे आपके बच गए वो उठाएगा नहीं, टेप होगी नहीं, आपकी फाइलिंग नहीं होगी, वो पैसे आपने रिकनसाइल कर देने हैं अपनी उसमें जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे काफ़ी टाइम एनटीएन का नाम लिया। सो ये एनटीएन होता क्या है, बनता कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं ब्रीफ सी इस पे आपसे जानना चाहूँगा। और किस किस को रिटर्न फाइल करना है और कब रिटर्न फाइल करना होता है, हर साल करना होता है, बस एक ही बार करना होता है, और किस मंथ में करना होता है, ब्रीफ सी इसमें मैं जानना अच्छा, चाहूँगा। इसमें पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो एनटीएन है, ऐसे इसका नेशनल टैक्स नंबर है। ये आपका सीनियर नंबर जो होता है, दैट इज़ योर एनटीएन नंबर 1। फिर जब आप फाइलर बनते हैं, फाइलर बनने से पहले ही आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, ठीक है। तो 1 एनटीएन का लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसका एक फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म भी है, वैसे भी आप करा सकते हैं, आप जाके फॉर्म फिल करें वैसे भी हो जाएगा। आप उसको फिल करेंगे जिसमें आपकी सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका नाम, आपका सीनियर नंबर,
आप जहाँ रहते हैं आपका एड्रेस, वो प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, और वो उसकी ओनरशिप किसके पास है, अगर आप टेनेंट हैं उसमें आपका शेयर कितना है, ठीक है। आप ये चीज़ें देंगे तो आपका एंटिन बन जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप जब गौर से देखेंगे ना, उस सर्टिफिकेट के नीचे एक लाइन आती है, एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर। वो कहते हैं कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन दैट यू आर अ फाइलर। उसका मतलब ये नहीं कि आप फाइलर हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आपको ईमेल पे ना एक पासवर्ड और एक आपका एनटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही है, वो आ जाता है। फिर आप उसके थ्रू लॉगिन होते हैं। लॉगिन होकर जब लॉगिन होने के लिए आते हैं तो अब आपको देखें ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्पस के लिए कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि जो एनटीएन बंदा इसलिए बनाया कि यार मैंने टैक्स देना है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। उसको कोई पर्पस होगा, वो उसने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी या उसने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या आप वो कोई 236 है 234 के अंदर कोई चीज़ हरकतें कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, या कोई कहीं से सैलरी ले रहा है तो वो नॉन फाइलर है तो डबल पैसे उसके कट रहे हैं, ठीक है। तो इस सिलसिले से बचने के लिए वो आएगा। फिर वो अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा, अपने असेट्स डिक्लेयर करेगा, अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर करेगा, अगर कहीं विद होल्डिंग है वो डिक्लेयर करेगा, वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो फाइल करने के बाद, अच्छा ये टेब जो ओपन होती है ये 1 जुलाई से होती है, जिसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर 30 जून पे वो आपका फिस्कल ईयर एंड होता है। अभी आपका फिस्कल ईयर जो है 1 जुलाई से, अभी दिस इज़ मई, 30 जून के बाद 1 जुलाई से आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो टेब ओपन हो जाती है। तो उससे आप उस साल का फाइलिंग आप टैक्स फाइलिंग करेंगे। अच्छा, अब उसके लिए बोर्ड जो है ना एक टाइम लिमिट देता है कि आपने 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर आपने टैक्स फाइल कर देने। बाज़-औक़ात ये होता है कि आप सपोज़ करें जुलाई में अगस्त की लास्ट डेट होती है कि आपने करना है। बाज़-औक़ात ये अगस्त से सितंबर से अक्टूबर हो जाता है। अच्छा, एक बार जब वो टाइम लिमिट ख़त्म हो गई तो फिर अगर आप फाइलर होंगे तो इंडिविजुअल के ऊपर 1000 जो है आपका चार्ज होता है कि आप जब फाइलिंग के बाद ये फिल नहीं करेंगे आप फाइलर नहीं बनेंगे। कंपनीज़ का ज़्यादा होता है 35 कुछ 5000 इस तरह कुछ है। मकसद कहने का है कि जब आप फाइलर बन जाते हैं तो अब आप बात करते हैं फ़ायदे की। फ़ायदा ये है कि इसके तो अभी फ़ायदा इसका ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते फाइलर होने के बगैर। अब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, फिर भी जाइए। बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए, ठीक है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप कोई कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, आप छोटा सा छोटा लेसन भी लेना चाह रहे हैं किसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, किसी भी चीज़ का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आपका नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब एडमिशन होती है मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के लिए फाइल जब जमा हो रही होती है हाई कोर्ट के वकला की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ें हमें दें। यानी ऐसा ऐसा स्कंजा एक कसा जा रहा है, जिसको हम टैक्स बेस कहते हैं। बेसिकली जितना टैक्स बेस बढ़ाएंगे ना तो आपकी टैक्स की रिकवरी होगी। उससे फ़ायदा ये होगा ना कि उसका फ़ायदा, सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि जब मैं आप मुझसे आपसे मैं सर्विस ले रहा हूँ, हो क्या रहा है, आपसे मैं सर्विस ले रहा हूँ और उसके एक्सचेंज में आपको पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पेमेंट मैंने आपको कर दी, अब वो पेमेंट आपके पास आने से पहले मैं उसके ऊपर विद होल्ड करूँगा। अगर मैंने उसके ऊपर अच्छा, अगर वो विद होल्डिंग में आता है तो, विद होल्डिंग में नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगा, आपको दे दूँगा, ले जाओ, ठीक है। ये विद होल्डिंग टैक्स क्या चीज़ है? अच्छा, विद होल्डिंग होता है ये 149 से स्टार्ट होता है और आगे सारी कहानी है 161 तक, ठीक है। मतलब उन सेक्शंस, हाँ, 147, 48, 149, 150, 151। फिर आपके देखें, ये बेसिकली ये है कि मैं एक बंदा हूँ, सपोज एक कंपनी हूँ, मैंने आपको हायर किया, एक मैनेजर है आप मेरे पास, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ सैलरी का मतलब है कि वो मेरा एक्सपेंस है। मैं आपको जब मंथली दूंगा, मुझे पता है कि वो मैं पूरा फिस्कल ईयर अपने माइंड में रख के आपके ऊपर स्लैब लगाऊंगा। 12 लाख के अंदर आप आ रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स, मैंने मतलब 6 लाख से ऊपर गया टैक्स लगना शुरू हो गया, तो मैं अभी परसेंटेज निकालूंगा, अपना स्केड्यूल सामने रख के आपके ऊपर पैसे मैं रख लूँगा अपने पास, आपको टैक्स काट के आपको पैसे दूंगा, फिर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वो जो मैंने टैक्स अपने पास काट के रखा है वो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी।
ये अगर मैं यहाँ पे कोई बंदा है सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मैं कोई काम दिया है, मैंने आउटसोर्स किया है, उसको भी जब पेमेंट करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पेमेंट है 151 से आगे, ठीक है, यहाँ की सर्विसेज के ऊपर है, सैलरी के ऊपर है, मेंटेनेंस के ऊपर है, कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर आप पेमेंट करते हैं और वो उस स्लैब में आता है कि इसके ऊपर टैक्स बनता है तो आप टैक्स काटेंगे। फिर वो जो विद होल्ड जो आपने किया, विद होल्ड एजेंट है आप, वो 15 दिन के अंदर आपने FBR में जमा कराना होता है। अच्छा सर, हम इनकम ये एक पूरी अलग वो समझो कि एक पूरी मूवी अलग जी है। जी मैं समझ गया। ऑब्वियसली टैक्स एक बहुत ब्रॉड फील्ड है एंड एक पॉडकास्ट में तो उस चीज़ को कंप्लीट करना हाँ, बड़ा जितना ऊपर से हो सकता है हम उसको स्किम थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, इनकम पे और आपको टैक्स वकील मिलते भी कम होंगे। एग्जैक्टली अच्छा, इनकम की अगर हम बात करें तो हम इनकम के हिसाब से भी टैक्सेशन लॉ में हम डिफरेंट टर्म्स सुनते हैं, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और ग्रॉस इनकम, पता नहीं इस तरह की काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं। जी बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली मैं पहले अर्ज थोड़ा कर चुका हूँ कि जो लोग समझते हैं कि हम अगर अब टैक्स एंटीन बनाएंगे या फाइलर एक बार बनेंगे तो टैक्स हमें देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपकी इनकम होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अगर एक बंदा है उसकी जो मंथली इनकम है वो है 10 रुपये, अब ये उसकी इनकम है। अब ये 10 रुपये जो हैं, अगर कंपनी की इनकम है 10 रुपये तो इसके ऊपर तो एक्सपेंसेस अलावा है, एक्सपेंस लगेंगे, वो सारा उससे माइनस हो के जब 5 रुपये बचेंगे तो वो हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी सपोज 10 रुपये, अब आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, अगर लगता भी है तो वो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो काट देगा, मगर वो ये देखेगा कि ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं। अब टैक्स इनकम से वो टैक्सेबल इनकम कब बनती है, नेट से वो टैक्सेबल इनकम कब बनती है, ठीक है, वो जब आप अपने एक्सपेंसेस, अपनी विद होल्डिंग और जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उस एक्टिविटी को, उस सैलरी को अर्न करने के लिए वो आप माइनस करते हैं। जब माइनस करके आप सामने रखेंगे वो टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। और वो टैक्स कैसे लगेगा, वो उसका एक फिस्कल लॉज के अंदर पूरा पैराडाइम है कि इस एंगल से टैक्स लगेगा, इतनी परसेंटेज लगेगा, इतना प्लस माइनस होगा। एग्जैक्टली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैब्स की आप बात कर रहे हैं, तो ये स्लैब्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मिसाल के तौर पर डिफरेंट स्लैब्स हैं, 7%, 14%, 15%, 35%, 35% तक ये जाता है। जो टैक्स का जो कानून है वो इसलिए मुश्किल है कि आप सीधे सीधे सेक्शन पढ़ने से काम नहीं होता, ठीक है। आप एक सेक्शन पढ़ते हैं, फिर आपको वो जो सेक्शन है वो चार्जेबिलिटी का होता है, मतलब आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ, फिर आप चार्ज होने के बाद वो कहते हैं कि भाई ये चार्ज कैसे होगा, फिर होता है कि ये चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो वो ये कितना होगा और कैसे होगा, तो अगली कितना होगा वो आपके स्केजुल्स हैं, जितने स्केजुल्स दिए हुए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 14 स्केजुल हैं टोटल। अब हम 14 को डिस्कस करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। मगर हम पहला जो है स्केजुल, उसके अंदर स्लैब्स होती हैं। अब पहला स्केजुल क्या है, उसमें पार्ट्स हैं उसके फर्दर। पार्ट 1 में आपका सैलरीड पर्सन के लिए है कि स्लैब दिया हुआ कि भाई 6 लाख से इनकम जाएगी आगे तो टैक्स लगेगा। इसी तरह बिजनेस इंडिविजुअल है और AOP है। बिजनेस इंडिविजुअल के लिए ये है कि आप जब 12 लाख से क्रॉस करेंगे तो टैक्स आपके ऊपर लगेगा। इसी तरह फिर उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर है उसके जो कॉर्पोरेट टैक्स। ये मैं आपको थारोली बता रहा हूँ कि ये स्लैब क्या होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर क्या है, उसने 3 सब हेडिंग है कि एक है आपकी स्मॉल कंपनी जिसके ऊपर फिक्स टैक्स स्टार्ट होता है, वो 1 रुपया भी अर्न करेगा ना उसने 20% देने। फिर उसके अंदर एक टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है, वो मिनिमम टैक्स, वो अलग चीज़ है, मगर उसके ऊपर फिक्स है 20%। जो बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर है 39, जो आपकी अदर देन स्मॉल कंपनी है उसके ऊपर है 29%। ये उसका पार्ट 2 है स्केजुल का। फिर आप थोड़ा आगे आते हैं, अच्छा गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई इसने तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, अब इसको नहीं छोड़ना, उन्हें एक स्लैब क्रिएट कर दी, उन्होंने सुपर टैक्स का रेट लगा दिया। अब सुपर टैक्स का रेट ये है कि जब 150 मिलियन से ऊपर आपकी इनकम गई, 200 मिलियन तक चले गए तो आपको 1% लगेगा। फिर आप थोड़ा आगे चले तो वो प्रोपोर्शनल बढ़ता जाएगा। इसी तरह फिर गवर्नमेंट को पता चला कि आपका जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट की है 7B के अंदर आप फाल करते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बैंक में उसके ऊपर 15% लगेगा। अगर आप फाइलर नहीं हैं,
आप 9 फैलर हैं तो 15 नहीं 30% लगेगा। तो ये कहानी इस तरह चलती रहेगी, ठीक है। फिर इसका आपका जो सेकंड स्केड्यूल है उसके अंदर एग्जेम्पशन दी है, कंसेशन है, एग्जेम्पशन है आपकी, और थर्ड शेड्यूल में आपकी डिप्रिसिएशन दी हुई है। फोर्थ शेड्यूल में ये है कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनकी जो अर्निंग है उसके ऊपर टैक्स किस तरह लगेगा। फिर तो फिफ्थ स्केड्यूल है आपका कि आप जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं ऑयल की उसके ऊपर टैक्स किस तरह लगेगा। इस तरह फिर ये कहानी चलती चलेगी। नहीं, मैं बेसिकली जानना ये चाह रहा था कि आम आदमी, जैसे हम बेसिक सैलरीड पर्सन की अगर स्लैब की बात करें, वो 6 लाख हाँ 6 हाँ, लाख से होती है, बट वो परसेंटेज डिफरेंट होता है। मतलब वो कैलकुलेट कैसे की जाती है कि कितनी इनकम पे 7% लगेगा, कितनी पे 35% लगेगा। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी है पर मंथ, ठीक है, और वो ऑब्वियसली आई थिंक मैक्सिमम स्लैब में ही जाती है 35%, तो क्या हर महीने मुझे उस पूरे 35 जो 10 लाख का 35% पूरा देना होगा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ये बिल्कुल एक बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि एक बंदा कहता है सर मैंने तो 2 महीने काम किया था, फिर 2 महीने अगर मैंने काम किया है, मेरी लाख रुपए भी सैलरी है, तो 2 लाख हो गए, 2 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता। अब ये कन्फ्यूजन ये है कि जब भी टैक्स चार्ज होगा वो सारे साल को नज़र में रखे। अगर सारे साल की इनकम उसकी बनती है 6 लाख से ऊपर तो फिर लगेगा टैक्स। ये नहीं है कि उसने 2 महीने काम किया और 2 महीनों के बाद उसने छोड़ दिया। अच्छा, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर जो उसको पैसे देता है। सपोज मैंने आपको हायर किया है, मैं आपको अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मेरी कंपनी में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप कब छोड़ेंगे, मगर मैं क्या करूँगा, जब मैंने आपको 1 लाख रुपए आपकी सैलरी मैंने देनी है तो मैं ये ज़हन में रखूँगा कि इसको तो मैंने सारे साल के हिसाब से देना है। लाख रुपये का मतलब है 12 लाख आपकी सैलरी है, तो आप इस टैक्स स्लैब में आ गए। 6 लाख से ऊपर चले गए, आपको मैं जो है ना आपके ऊपर चार्ज करूँगा। नहीं सर, इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट, में वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूँ, जैसे पहले 6 लाख के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटेज जीरो है ना, हाँ, वो कुछ 6 नहीं लाख पे कटेगा। नहीं लगता। 6 लाख से जैसे आगे शुरू 6 होगा, लाख से लेके एक लिमिट तक हाँ, आपके इतने परसेंट लगेगा, हाँ, उससे ऊपर आपका हाँ, फिर उस जो डिफरेंशियल अमाउंट है, हाँ वो प्रोपोर्शनल है। जैसे बढ़ता जाएगा ना वो टैक्स स्लैब बढ़ता जाएगा। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, इन स्लैब को छोड़ दें, छोटी मिसाल। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि अगर 1 रुपया अर्न करते हैं तो आपके ऊपर मैं कोई टैक्स नहीं लगा रहा। जिस तरह जैसे आप 2 रुपये अर्न करेंगे तो मैं आपके ऊपर 3% लगाऊंगा। अगर आप 4 रुपये करेंगे तो मैं आपके ऊपर 3.5 रुपये टैक्स लगाऊंगा परसेंट। एग्जैक्ट। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या हाँ। वो 3.5% पूरे 4 रुपए पे लगेगा या 2 से लेके 4 रुपए तक 3.5% लगेगा? नहीं, वो हाँ, वो 6 लाख पे नहीं लगेगा, 6 उससे माइनस कर देंगे। हाँ, दिस द गुड क्वेश्चन। सपोज मैं इमेजिन करता हूँ कि आपकी सैलरी हो गई 9 लाख रुपए। अब आपका क्वेश्चन ये है ना कि पूरे 6 लाख पे लगेगा या पूरे 9 लाख पे लगेगा या 6 लाख के बाद 3 लाख पे? नहीं, 6 लाख माइनस करेंगे, जो बचेगा उस पे लगेगा, उस पे जो स्लैब बन रहा है एग्जैक्टली वही लगेगा, वो जितना भी बनता है वो लगेगा। अच्छा सर, जैसे हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं, सिविल मेजर एक्ट्स हैं, क्या ऐसा भी हमारे पास टैक्सेशन का कोई कोड मौजूद है या कोडिफिकेशन मौजूद है, या कौन कौन से बेसिक लॉज हैं जो टैक्सेशन को डील करते हैं? हाँ, इसको मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने इसका कंसेप्ट जो है ना अपने हिसाब से, ये है भी सही, इसको मैं फिस्कल लॉज कहता हूँ। फिस्कल लॉज, टैक्सेशन भी आप इसे कह सकते हैं, मगर टैक्सेशन फिर एकेडमिक साइड भी चली जाती है, लीगल साइड भी है, ठीक है, प्रैक्टिस। तो मगर कहने का मतलब फिस्कल लॉज, फिस्कल लॉज का मतलब है एक पूरा कोड है जिसमें जितने भी लॉज हैं जो टैक्स को चार्जेबिलिटी में उनका रोल है। मतलब टैक्स लॉज दैट मीन टू used for the purpose of tax collection, tax assessment and tax chargeability and tax imposition। बेसिकली टैक्स होता है किस तरह होता है, पहले टैक्स जो है वो क्या कि असेस किया जाता है, असेसमेंट के बाद फिर चार्ज किया जाता है। चार्ज जब हो जाता है तो अच्छा, इस असेसमेंट से पहले इम्पोजिशन होती है, सॉरी, पहले इम्पोज करते हैं, इम्पोजिशन के बाद उसकी जो है चार्जेबिलिटी होती है, चार्जेबिलिटी के बाद असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद जब वो फाइनल हो जाता है कि भाई ये हो गया, फिर कलेक्शन होती है। अब पहला लॉ जो है, जो प्रोमिनेंट पुराना लॉ है, वो आपका है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये 2001 से पहले जो था 1979 का था। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए आपके पास सेल टैक्स एक्ट 90 है, रेड विद इट्स रूल्स 2007 के जो है।
उसके बाद प्रोविंसेस की हम बात करते हैं, सेल टैक्स ऑन प्रोविंसेस। ये सेल टैक्स ऑन प्रोविंसेस आपके चारों सूबों के अंदर अलग अलग एक्ट हैं। ये जो 18 अमेंडमेंट के बने हैं, 2012 का है यहाँ का, ठीक है। पंजाब ने 15 बना लिया है, जो है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पंजाब, इसने KPK ने अपना लिया। तो मैं 4 येला हो गए आपके, ठीक, 4 कोड आपके ये हो गए। एक सेल टैक्स का हो गया, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 का हो गया, कस्टम एक्ट 1969 का हो गया। अगर हमको आप कहना कि इसको फिस्कल मेजर एक्ट अगर नाम दे दें, फ्यूचर में आप ये किताब कलेक्शन करें, दैट्स अ गुड आइडिया कि फिस्कल मेजर एक्ट, देख क्रिमिनल मेजर एक्ट, ठीक है, और सिविल मेजर एक्ट, ठीक है। और जिस तरह फैमिली, अब फैमिली के भी लॉज आप सारे उठाएंगे ना, तो फैमिली देयर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टैच्यूज जो डील करते हैं आपके फैमिली लॉज को, जो गार्डन का है, आपके मतलब गार्डन कस्टडी, हाँ ठीक है, फैमिली का ऑर्डिनेंस हो गया, फैमिली एक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब इन सब लॉज को आप उठाएंगे तो आप कम से कम 4-5 लाख का एक पूरा एक कोड बन जाएगा। सिमिलरली मुझे लगता है कि आप ये शरारत करेंगे तो आप अगर करना चाहें तो इसको आप फिस्कल मेजर एक्ट कह सकते हैं, जिसमें टोटल जितने, अच्छा इसमें एक चीज़ मज़े की है कि टैक्स के वकला के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसने शाम सुबह अपने को अपडेट रखना होता है। हमें क्या पता है किस टाइम कौन सा SRO आ गया। अच्छा SRO नहीं, सिर्फ SRO ये नहीं है कि वो सेल टैक्स का अलग SRO आता है, इनकम टैक्स का अलग SRO आता है, कस्टम के अलग जो हैं SROs हैं, और आपके जो वेट है जो आपके सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के अलग हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ है कि अच्छा वो अगर आप सिविल मेजर एक्ट बनाते हैं तो साथ साथ अपने को अपडेट भी रखना है कि डेली देखना है, कोई चेंज भी करने हैं, अमेंडमेंट्स भी उसमें लानी है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द टैक्स। ऑब्वियसली अभी आप भी पॉडकास्ट में आने से पहले भी एक अपडेट मुझे दे रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि वो भाई आज 11 मिनट पहले मैं कहा कि अभी कोई रायत नहीं है, सो यू हैव टू बी अपडेटेड टू द लास्ट मिनट, मतलब आपको पता होना चाहिए we have to because we have to keep ourselves updated, changes in the substantive structure of law, procedural structure of law, and rates are डेली बेसिस और चेंज। अच्छा सेल टैक्स के अंदर मैं देखूँ आपको बताऊँ कि वहाँ पे कुछ एनेक्जर्स होते हैं। अब वो एनेक्जर्स अभी तो इतना FBR कन्फ्यूज़ हो गया है कि कहता है कि एच एनेक्जर आप जो है फ़ाइल करें, फिर कहते हैं नहीं रोक दे, भी नहीं करें, ठीक है। आप चलो सेल टैक्स महीने फ़ाइल ही ना करें, ठीक है। तो ये FBR जो है वो डिजिटलाइजेशन के चक्कर में ख़ुद ही परेशान हो गया अभी। अच्छा सर, समटाइम जो लोगों को नोटिस आते हैं सेक्शन 114 के आते हैं, 114 रेड विद 111, इस तरह के नोटिस आते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ब्रीफ्स अगर आप मुझे बताएं, और इनको कैसे डील करना है ये भी आप मुझे बताएं। देखिए मैं जैसे पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि द टैक्स इज़ चार्ज अकॉर्डिंग लॉ, नॉट अकॉर्डिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ टूल is used to calculate the taxes, not to impose the taxes. Once the tax has been defined to be charged, तो जब आपको नोटिस इशू हो जाएगा अकॉर्डिंग यूर इनकम नेचर। अब इनकम नेचर क्या है, जिस तरह आपके 5 हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जहाँ भी आप खड़े होंगे आपको नोटिस आ जाएगा, ठीक है। आपको जब नोटिस आ जाएगा, उस नोटिस आने के पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं। अगर आपने सपोज जनरल नोटिस आता है 114 के, आप अपना जो है ना फाइल करें जल्दी जल्दी, ठीक है। बाज़ों का ये होता है, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने फाइलिंग कर ली है। अच्छा फाइलिंग करने के बाद भी आपको आता है कि भाई आपने जो फ़ाइल की है, मगर कुछ दिनों के बाद हमें पता चला है कि आपके फ़िलहाल अकाउंट है बैंक में, उसमें इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपने अपना असेट्स कंसील किए हैं। तो कंसीलमेंट है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स का 111 का नोटिस आता है, ठीक है। आपको जब आते हैं तो आप उस नोटिस का रिप्लाई देते हैं। हाँ, आप रिप्लाई कैसे देंगे, या तो उसको ऑन करेंगे या तो उसको डिसऑन करेंगे। अब वो डिटरमाइन करेगा आपका जो एजुकेटिंग ऑफिसर है, जिसको हम DCIR कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। फिर उसका जब फैसला हो जाएगा तो फिर आप उस फैसले को चैलेंज करते हैं कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील फैसला करेगा, बाज़ों का तो आपके हक में होता है, मगर कमिश्नर अपील बहुत मुश्किल है कि डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ फैसला दे। सेकेंडली जब वहाँ से अपील हो जाती है तो आप ATR में जाते हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, वहाँ सेकंड अपील होती है। वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, उसका पूरे मुल्क में एक स्ट्रक्चर है। आपके बलूचिस्तान के केसेस कराची में आते हैं तो उनका अलग उधर नहीं है। इधर आप चले जाएं, उधर इस्लामाबाद में अलग है, तो इसका फिर स्ट्रक्चर होता है। इसके RTOs होते हैं, इसके CTOs होते हैं, LTOs, अपना एक स्ट्रक्चर है टैक्स का, हायरार्की बनी हुई है लिटिगेशन को होने की। तो उसके बाद फिर आप टैक्स रेफरेंस में जाते हैं। मतलब ये एक पूरा कॉरिडोर है
जो नोटिस के बाद कंप्लायंस, एक है कंप्लायंस, आपने टैक्स फाइलिंग, जैसे आपने पहले जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स कलेक्शन और टैक्स की कंप्लायंस के ऊपर है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरा एक, आप इसे कह सकते हैं लिटिगेशन का कॉरिडोर है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाके एंड करता है। तो नोटिस से कहानी शुरू होती है एक वकील की, सीपीएल तक चली जाती है, फैसले तक, डिसीजन हाँ, तक आती है। हाँ। अच्छा सर, हम एक चीज़ ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एफपीआर भी है, हमारे पास प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं वो भी हैं। तो ये अलग अलग एंटिटीज़ क्यों? क्या हम एक इदारे से काम नहीं चला सकते थे? और जैसे आपने 18th अमेंडमेंट की पहले भी बात की, सो 18th अमेंडमेंट इस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट करती है? उसका पूरे टैक्सेशन के सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट हुआ? बेसिकली जो 18 अमेंडमेंट इंटायरली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जो हमारा स्ट्रक्चर था पूरा। हमारे पास जो 3 लिस्ट थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और आपके कंकरेंट जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, ठीक है। इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड है, एक बहुत बड़ा फैसला है इसके ऊपर रिटायर्ड जस्टिस मुशीर आलम का, एंड आई विल गिव यू लेटर ऑन। उसमें ये डिस्कस कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेशन पे बात करते हैं और टैक्स का ही मेटर उसमें डिस्कस होता है कि प्रोविंसेस जब टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो फेडरल कहते हैं नहीं ये मैंने करना है। अच्छा, फेडरल कहीं कर रहा होता है तो प्रोविंस में करना है मैंने, ये मेरा था आपने क्यों किया, ठीक है। अब ये सारी जो लड़ाई है ये स्टार्ट हुई है 18 अमेंडमेंट के बाद। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, अब वो टेक्निकल है, यहाँ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो 49 47 के अंदर आती हैं जो उसकी इंट्रीज़ हैं, मगर हम उस तरफ नहीं जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व हुई हैं, जो इंस्टीट्यूशन डिवॉल्व हुए हैं नीचे, तो उसके ऊपर कलेक्शन तो सूबे ही करेंगे। सूबों ने क्या किया है, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सेपरेटली दे एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, उसकी जो टैक्स की चार्जेबिलिटी है, जो टैक्स की असेसमेंट है, टैक्स की कलेक्शन है, उसके लिए सिंध में जैसे एसआरबी है आपका, तो अगर आपका होटल है तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है एसआरबी के अंदर, उसकी कंप्लायंस है पूरी रजिस्ट्रेशन की, उसके पैरामीटर्स दिए हैं आपके, ठीक है। अब वो करने के बाद आपने मंथली अपनी एफबीआर में नहीं करनी, आपने जो कंप्लायंस करनी है वो इसमें करनी है एसआरबी में। इसी तरह अगर आपका होटल बलूचिस्तान में है तो आप बलूचिस्तान के पास अथॉरिटी बीआरए, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, उसको देने। अच्छा, अब ये बात ये है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाते, ये प्रोविंसेस के पास रहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोविंसेस भी अपनी बजट पेश करते हैं, अपना एक बैलेंस शीट बनाते हैं, सूबा बनाता है, सीएम फिर बजट पे आगे वाला सारी चीज़ें होती हैं कि इतना खर्चा हुआ, इतना सारी चीज़ें। ये एसआरबी और ये आजकल बीआरए, ये एक्साइज टैक्सेशन की भी, ये थोड़ा ये ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है। इसी तरह केपीके के अंदर भी बना हुआ अलग बोर्ड है, वो बोर्ड रेगुलेट होता है जो उनका लॉ है, ये सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। इसी तरह आपका जितनी होटल्स आपकी इस्लामाबाद के अंदर हैं उसके ऊपर जो लॉ लगता है वो इनकम टैक्स सेल टैक्स का नहीं लगता, वो अलग उन्होंने बनाया हुआ है। इस चीज़ को सेल टैक्स एंड सर्विसेज को वो कलेक्ट करते हैं। तो ये एक ही इदारा पहले करता था। 18 अमेंडमेंट से पहले जितनी भी टैक्स की कलेक्शन होती थी वो सारी एफबीआर करती थी, मगर 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारा जो पावर था एफबीआर का वो शेटर होके नीचे डिवॉल्व हो गया और इन्होंने ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ अपनी बना ली। सर थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू। बहुत सारी नॉलेज व्यूअर्स के लिए अगर मैं बता भी दूं कि हमने बहुत सारी नॉलेज जो है वो स्किम थ्रो की है। टैक्सेशन इज़ वेरी वास्ट फील्ड एंड डेफिनेटली एंड होपफुली वी आर अगेन गेटिंग योर टाइम। हम आपसे दोबारा टाइम लेंगे। आप 28 को हमारा सेशन आप आएँ। नहीं, इंशाल्लाह विल कम एंड आपको दोबारा हम यहाँ पे ज़हमत देंगे विद अनदर पार्ट। हम इसको और मज़ीद टैक्स को इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वंस अगेन।